इस रोमांच से भरी कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हमें ली नाम की एक कॉलेज छात्रा नजर आती है। वह पुलिस को कॉल करके सूचित करती है कि 45 नंबर की बस में विस्फोट होने वाला है। इसके तुरंत बाद हमें वही बस दिखाई जाती है जो सच में जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। ऐसा होते ही ली अचानक उसी बस में होश में आती है। उसके पास बैठा युवक जिसका नाम सैम है उसे पसीना पोंछने के लिए टिश्यू देता है, लेकिन ली उस पर बदतमीजी का आरोप लगा देती है। सैम कहता है कि यह लड़की झूठ बोल रही है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बस में मौजूद बाकी लोग भी सैम को ही गलत समझते हैं। ली बस ड्राइवर से आग्रह करती है कि उसे पुलिस थाने ले चले, लेकिन अन्य लोगों को यह मामला इतना गंभीर नहीं लगता कि वे तुरंत पुलिस के पास जाएं। इसीलिए वे अगले स्टॉप तक रुकने का निर्णय लेते हैं, मगर ली नहीं मानती। इस कारण ड्राइवर उसे रास्ते में ही उतार देता है। वह सैम को भी जबरदस्ती साथ ले उतरती है। बस से बाहर निकलने के बाद ली ने राहत की सांस ली और थोड़ा मुस्कुराई भी। सैम उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। ली बताती है कि वह उसे समझा नहीं सकती और अब पुलिस के पास जाने की आवश्यकता नहीं रही। उसने सैम को माफ कर दिया है और उससे भी माफी मांगती है। इस पर सैम उसे पागल और मूर्ख कहकर टैक्सी लेकर चला जाता है। ली पैदल चलते हुए अपनी माँ को कॉल करने लगती है। तभी उसे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, अचानक एक स्कूटर सवार उसे टक्कर मार देता है, जिससे वह सीधे सड़क पर गिर जाती है। उसे तुरंत अस्पताल लाया जाता है। यहाँ उसकी नजर सैम पर पड़ती है जो धमाके में घायल हो गया था, यानी वह टैक्सी में होकर बस के पास ही मौजूद था। दूसरी ओर हादसे की जगह दिखाई जाती है जहाँ धमाके के कारण बस के साथ साथ कई अन्य वाहन भी बुरी तरह से जल चुके होते हैं। बस में मौजूद और आसपास के सभी लोग मारे जा चुके हैं। सिर्फ सैम ही जिंदा है जो अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। इस केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी कैप्टन जैंग है। आगे चलकर ये किरदार बहुत पसंद आएगा। इसके साथ ही माइक यह जानकारी देता है कि बस में कुल 10 लोग थे, लेकिन उन्हें केवल 8 शव ही मिले हैं। जब वे सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उन्हें सैम और ली के बारे में जानकारी मिलती है। पूछताछ के लिए वे ली को खोजते हुए अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन ली को कुछ भी स्पष्ट रूप से याद नहीं होता। तब जैंग उसे वह वीडियो दिखाते हैं, जिसके बाद उसकी याददाश्त लौट आती है। पहले तो वह उन्हें वही कहानी सुनाती है जो आज उसके साथ घटी है, लेकिन जैंग को उस पर थोड़ा शक होता है। जैंग बड़े स्नेह से कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह पिछले 20 वर्षों से पुलिस सेवा में है और उसने ऐसे ऐसे मामले देखे हैं जिन्हें आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद वह ली को पानी पीने के लिए देता है। यहाँ पर हम यह भी गौर करते हैं कि जैंग के दाहिने हाथ में कोई परेशानी है। ली जैंग को बताती है कि यह सब कुछ उसके लिए एक सपने की तरह है। जैंग रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और उसकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनने लगता है। ली बताती है कि हमेशा की तरह वह आज भी 45 नंबर बस में चढ़ी थी और वह बस ड्राइवर को जानती है जो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। उसके पास वाली सीट पर एक लड़का सो रहा था। ली खुद भी थकी हुई थी, इसलिए वह भी सो गई, लेकिन कुछ देर बाद उसे किसी मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देती है। वह चारों ओर देखने लगती है कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। तभी अचानक बस में जोरदार धमाका हो जाता है और वह मारी जाती है, मगर अगले ही पल वह फिर से उसी बस में होश में आती है। उसे लगता है कि यह सब एक सपना था, लेकिन उसे दर्द का एहसास हुआ जो आमतौर पर किसी सपने में नहीं होता। कुछ समय बाद उसे फिर से वही रिंगटोन सुनाई देती है। वह कुछ समझ पाती है, इससे पहले ही फिर धमाका हो जाता है। यह सब सुनकर माइक खुद को रोक नहीं पाता और वह कमरे में आकर ली पर चिल्लाने लगता है कि हमारा वक्त बर्बाद मत करो। जैंग उसे शांत करते हुए बाहर जाकर इंतजार करने के लिए कहता है। इसके बाद ली आगे बताती है कि जब वह तीसरी बार जागी तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि यह कोई सपना नहीं है। इसलिए वह जबरन बस से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन किसी वजह से इमरजेंसी डोर नहीं खुलता और बस में मौजूद लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। जैसे ही समय पूरा होता है वह फिर से मारी जाती है। अगली बार उसने बीमार होने का नाटक करके बस से बाहर निकलने की योजना बनाई, लेकिन बस में एक महिला थी जिसके पास ढेर सारी दवाइयां थीं, इसलिए यह योजना भी असफल हो गई। लेकिन इन सभी प्रयासों के दौरान ली ने यह समझ लिया था कि ब्लास्ट क्यों हो रहा है। बस एक डिलीवरी बॉय को बचाने के चक्कर में जाकर एक तेल टैंकर से टकरा जाती है। यह बात सुनते ही जैंग अपने साथियों से इस बात की पुष्टि करवाता है। हादसे का तरीका एकदम वही था जैसा ली ने बताया था, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है। ली जैंग से पूछती है, क्या अब आपको मुझ पर यकीन हो रहा है। जैंग जवाब देता है, नहीं, लेकिन तुमने जो धमाके की वजह बताई है वह पूरी तरह सही है। ली कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही। आपको शायद लगता होगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मेरे साथ बार बार वही सब कुछ दोहराया जा रहा है। जैंग पूछता है, तुम्हारा मतलब है कि तुम एक टाइम लूप में हो जैसा फिल्मों में होता है। अब ली सोचती है कि शायद जैंग के सिर पर लगी चोट के कारण उसे कोई भ्रम हो गया है। उसी वक्त जैंग को उसके एक साथी का कॉल आता है जो उसे खबर देता है कि सैम जो पहले बस से उतर गया था अब वह जिंदा नहीं रहा। इसके बाद हमें सैम के नजरिए से घटनाएं दिखाई जाती हैं। जब वह ली को पागल कहकर वहां से चला गया था, सैम एक गेम डिजाइनर होता है। टैक्सी में बैठते ही उसे अपने साथी का मैसेज आता है कि वह जल्दी ऑफिस पहुंच जाए। सैम को बंद जगहों से
घुटन होती है, इसलिए वह आमतौर पर बस से ही दफ्तर जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वह फिर से उसी बस के पास पहुंच जाता है और देखते ही देखते बस में धमाका हो जाता है। हॉस्पिटल में मरने के बाद जब वह फिर से उसी बस में होश में आता है तो उसे लगता है कि यह सब एक सपना था, लेकिन जब उसने अपने बगल वाली सीट पर ली को देखा वह चौंक गया और ली से पूछने लगा, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? सैम के इस सवाल पर ली के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ जाती है। ली उसे बताती है कि हाँ, वे पहले भी इसी बस में मिल चुके हैं। उसने सैम पर गलत आरोप लगाया था। फिर सैम टैक्सी से चला गया और उसके बाद वे हॉस्पिटल में मिले थे। ये सब सुनकर सैम को पसीना आने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ली को उसके सपने के बारे में कैसे पता चला। ली बताती है कि यह कोई सपना नहीं है, बल्कि कुछ ही देर में फिर से धमाका होने वाला है। चूँकि सैम अब तक पिछले बार की तकलीफ नहीं भूला था, वह जबरदस्ती बस से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन बस में बैठे दूसरे यात्री उसे ऐसा करने नहीं देते और इन्हीं बहसों और धक्का मुक्की के बीच फिर से धमाका हो जाता है। अगली बार जब सैम होश में आता है तो ली उससे पूछती है, अब तो यकीन हुआ या नहीं? इस बार सैम खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बस में मौजूद एक पहलवान जैसा आदमी उसे पागल समझकर पकड़ लेता है। सैम सबको सारी बात बताता है, लेकिन कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। जब वह अगली बार जागता है तो ली उसे बताती है कि यह सब करने से कोई फायदा नहीं है, अब उन्हें खुद को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। सैम को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वे टाइम लूप में फंस चुके हैं। उसे लग रहा था कि किसी ने दोनों को सम्मोहित, हिप्नोटाइज कर दिया है। ली कहती है, शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन यही असली समस्या नहीं है। तुम इसलिए टाइम लूप में हो क्योंकि पिछली बार मैंने तुम्हें बस से उतार दिया था। अगर हम बाकी लोगों को भी बचा पाएं तब शायद यह लूप टूट सकता है। सैम पूछता है, लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे? ली जवाब देती है, मुझे पता है कि बस में धमाका क्यों होता है। अगर किसी तरह हम बस को कुछ देर के लिए रोक दें तो शायद वह एक्सीडेंट ही ना हो। यही इनका अगला प्लान था। ली एक बार फिर बीमार होने का नाटक करती है, लेकिन वह यह बात भूल जाती है कि उनके साथ एक बुजुर्ग महिला भी यात्रा कर रही है जिसके पास हर तरह की दवाइयाँ मौजूद हैं। इस बीच हमें उस टैंकर की झलक दिखाई जाती है जो काफी तेज रफ्तार से आ रहा है। ड्राइवर का साथी मोबाइल पर टिकटॉक वीडियो देख रहा होता है जिसकी आवाज से ड्राइवर को परेशानी होती है। वह अपने साथी से कहता है कि वह फोन बंद कर दे, लेकिन वह उल्टा चढ़ाने के लिए आवाज और भी तेज कर देता है। ली और सैम ड्राइवर के पास खड़े हो जाते हैं ताकि किसी तरह इस हादसे को टाला जा सके, और इस बार ये दोनों मिलकर ड्राइवर को कुछ सेकंड के लिए रोक पाने में सफल हो जाते हैं, जिससे वह भीषण दुर्घटना टल जाती है। इन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। ये दोनों अब खुश नजर आते हैं और अपने अपने बारे में बातचीत करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वही रिंगटोन फिर से सुनाई देती है। ली कुछ कहने ही वाली होती है कि एक बार फिर से जोरदार धमाका होता है और सभी लोग मारे जाते हैं। अगली बार जब ये दोनों फिर से होश में आते हैं तब भी उन्हें अपनी पिछली सारी यादें स्पष्ट रूप से याद होती हैं, यानी टाइम लूप अब भी जारी है। ली इस बार कहती है कि अब यह तय है कि बस के अंदर कहीं बम प्लांट किया गया है और वही रिंगटोन उस बम को ट्रिगर करती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी तरह वे हादसे से बच भी जाएं तो भी आगे जाकर बम विस्फोट से नहीं बच पाएंगे। ली तुरंत ही फिर से सैम पर झूठा आरोप लगाकर दोनों बस से बाहर उतर जाते हैं। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करके बस के बारे में जानकारी देती है ताकि पुलिस ली से ज्यादा सवाल न करे। सैम उसका मोबाइल स्विच ऑफ करवा देता है। इस कहानी में पुलिस का रोल बेहद सकारात्मक दिखाया गया है। वे तुरंत जितनी जल्दी हो सके उस बस तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। ली और सैम अब एक ऊंची जगह पर जाकर इंतजार करने लगते हैं। उधर जैंग पुलिस स्टेशन में मौजूद होता है जहां टीम इस बात पर चर्चा कर रही होती है कि कहीं यह फर्जी कॉल तो नहीं थी, लेकिन तभी अचानक सच में ब्लास्ट हो जाता है। यह देखकर सैम और ली सोचते हैं कि उनका यह प्रयास भी व्यर्थ गया, लेकिन अब चूंकि वे दोनों ब्लास्ट में बच गए हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद टाइम लूप अब टूट जाएगा। वहीं जैंग ली की कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है जिससे उसे पता चलता है कि कॉल करने वाली लड़की के साथ कोई और भी मौजूद था। वह तुरंत हादसे वाली जगह पर अपने एक साथी को कॉल करके धमाके की असली वजह पूछता है। उसका साथी बताता है कि यह एक एक्सीडेंट का मामला है। जैंग उसे ध्यान से जांच करने को कहता है क्योंकि ली ने फोन पर साफ तौर पर बॉम्ब ब्लास्ट का जिक्र किया था। अब पूरी सच्चाई जानने के लिए उन्हें उन दोनों से पूछताछ करनी होगी, और चूंकि अब हर जगह कैमरे लगे हैं इसलिए उन्हें जल्द ही ढूंढ निकाला जाएगा। बस इसी बात को लेकर सैम घबरा रहा होता है कि वो पुलिस को क्या बताएगा। अगर वह सच कहेगा तो कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा, और ली पहले ही यह कोशिश करके देख चुकी है। ये दोनों आपस में चर्चा कर रहे होते हैं और उसी समय जैंग अपने साथियों के साथ इन्हें पकड़ने के लिए पहुंच रहा होता है। सैम और ली यह जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर ये दोनों ही टाइम लूप में क्यों फंसे हैं। वे यह नोट कर रहे होते हैं कि किस समय ब्लास्ट होता है और किस समय वे होश में आते हैं। इन सभी बातों को वे कागज पर लिखकर समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जैंग वहां पहुंच जाता है। सैम जल्दी से उस कागज को कचरे में फेंक देता है। इसके बाद इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहाँ
जहां इन्हें अलग अलग कमरों में बैठाकर पूछताछ शुरू होती है। पुलिस को वह कागज मिल चुका होता है जिसे वे किसी स्थान का नक्शा मान रहे होते हैं। जैंग ली से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि बस में बम है। क्या उसने कुछ सुना था, कुछ देखा था या फिर कोई गंध महसूस की थी? ली जवाब देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जैंग कहता है फिर बात क्या है, और अगर तुम्हें किसी भी तरह पता चल भी गया था तब तुमने ड्राइवर या बाकी यात्रियों को क्यों नहीं बताया, और इस नक्शे का क्या मतलब है? दूसरे कमरे में सैम से भी यही सवाल पूछा जा रहा होता है। वह झूठ नहीं बोलता और टाइम लूप के बारे में सब कुछ साफ साफ बता देता है, लेकिन माइक को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। ली जैंग का नाम लेकर उसे पूछती है अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी में पुलिस को कॉल करे तो उसे ऐसा क्या कहना चाहिए जिससे पुलिस तुरंत एक्शन ले। जैंग कहता है यह वाकई मुश्किल होता है, लेकिन जितना हो सके उतनी कम और सटीक बात करो। तभी जैंग सोच में पड़ जाता है कि ली को उसका नाम कैसे मालूम हुआ, जबकि ना तो उसने अपना नाम बताया और ना ही कोई नेम टैग पहना था। अब ली पिछली बार क्या हुआ था वह सब कुछ फिर से बताने लगती है। जैंग को विश्वास दिलाने के लिए ली उसे बताती है कि उसके एक हाथ में कोई समस्या है और जो कागज उन्हें मिला है वह कोई नक्शा नहीं बल्कि टाइम लूप को समझने की हमारी कोशिश है। हालांकि इस बार भी जैंग इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद दोनों का ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, यह जांचने के लिए कि कहीं इन्होंने कोई नशीला पदार्थ तो नहीं लिया, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता। इस दौरान पुलिस ने इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली है और एक अहम बात, हादसे वाली जगह से उन्हें बम होने का प्रमाण भी मिल चुका है। अब पुलिस उलझन में पड़ जाती है कि क्या करें, क्योंकि सैम और ली की सारी बातें सच साबित हो रही हैं, लेकिन यह सब कुछ टाइम लूप की वजह से हो रहा है। यह मानना अभी भी बहुत मुश्किल लग रहा है। थोड़ी देर बाद ली की फिर से मृत्यु हो जाती है और अगली बार वह फिर से उसी बस में जागती है। उसके पास सैम भी होता है जो अभी गहरी नींद में है। ली सबसे पहले टाइम चेक करती है जिससे उसे पता चलता है कि हर बार यह लूप कुछ मिनट आगे पीछे जा रहा है। अब दोनों कुछ देर तक चुप रहते हैं क्योंकि वे अब तक हर उपाय आजमा चुके हैं, मगर न तो यह टाइम लूप खत्म हुआ है और न ही उन्हें बम के बारे में कोई पुख्ता जानकारी मिल सकी है। ली अब सोचती है कि इस बार वह सीधे सीधे सभी को बता देती है कि बस में बम है, लेकिन जैसे ही वह यह बात कहती है तुरंत ही धमाका हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिसने भी बस में बम रखा है वह या तो उसी बस में मौजूद है या फिर वह उन्हें देख और सुन सकता है। इसलिए अब उन्हें एक एक करके सभी यात्रियों की जांच करनी होगी। सैम नोटिस करता है कि बस की पिछली सीट पर हमेशा एक लड़का बैठता है जो अपना चेहरा ढक कर रखता है, लेकिन इस बार वह बस में मौजूद नहीं था। अगले स्टॉप पर वह लड़का बस में चढ़ गया और ली और सैम तुरंत बस से उतर गए। ली तुरंत पुलिस को फोन करके बम की जानकारी दे देती है, लेकिन सैम को यह तरीका ठीक नहीं लगता, इसलिए वह ली से दूरी बनाए रखता है ताकि सीसीटीवी फुटेज में वह उसके साथ न दिखाई दे। इधर जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है वे तुरंत रोड ब्लॉक करके हर यात्री की जांच शुरू कर देते हैं। माइक और कुछ पुलिसकर्मी बस की तलाशी लेने के लिए सभी यात्रियों को एक एक कर नीचे उतरने को कहते हैं, लेकिन तभी एक व्यक्ति बोरी में रखा सामान सही करने लगता है। माइक उसे रोकने के लिए तेजी से दौड़ता है, लेकिन तभी जोरदार धमाका हो जाता है। जैंग थोड़ी दूर पर खड़ा इंतजार कर रहा था। धमाके के बाद पता चलता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचा। उसका साथी माइक भी इस विस्फोट में मारा गया जो जैंग के लिए उसके छोटे भाई जैसा था। उधर सैम और ली इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि उन्हें पुलिस को कुछ नहीं बताना चाहिए था। ली सैम को वहां से चले जाने के लिए कहती है और खुद पुलिस को कॉल करके बुला लेती है, क्योंकि अब छुपने से कोई फायदा नहीं, पुलिस उन्हें खोज ही निकालेगी। सैम कहीं एक कोने में बैठकर अपने लैपटॉप में बस धमाके की खबरें देख रहा होता है। वहीं दूसरी ओर ली से पूछताछ की जाती है और वह वही सारी बातें एक बार फिर दोहराती है। जैंग को अभी भी यह विश्वास नहीं होता कि ली को इन सब बातों की इतनी जानकारी कैसे है। जैंग ली को बताता है कि माइक भी उस धमाके में मारा गया। यह सुनकर ली को बहुत दुख होता है और वह जैंग से माफी मांगती है कि यह सब उसकी वजह से हुआ। वह कहती है कि अगर उसने पुलिस को फोन न किया होता तो शायद यह सब नहीं होता, लेकिन जैंग जवाब देता है तुमने बिल्कुल सही किया। हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वह ऐसी स्थिति में सही कदम उठाए। इसके बाद जैंग ली को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और सैम की वीडियो दिखाकर पूछता है क्या तुम इस लड़के को जानती हो। ली को लगता है कि अगर वह सैम के बारे में कुछ बताएगी तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, इसलिए वह झूठ बोल देती है। लेकिन तभी दूसरी ओर से सैम का फोन आ जाता है। जैंग स्पीकर ऑन करने को कहता है ताकि वह भी बातचीत सुन सके। सैम पूछता है तुम कहाँ हो। ली जवाब देती है मुझे दोबारा कॉल मत करना, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। सैम कहता है ठीक है मैं समझ गया, तुम परेशान मत हो, आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर जैंग चौंक जाता है क्योंकि इस तरह के कोर्ट में बातचीत आमतौर पर अपराधी किया करते हैं। इसके बाद सैम कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और वहाँ से भागने की तैयारी करता है क्योंकि पुलिस अब उसे पकड़ने के लिए निकल चुकी होती है। सैम नींद की गोली और ड्रिंक लेकर खुद को सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जैंग उसे ट्रैक करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। जैंग अब सैम को पुलिस स्टेशन ले जाने की तैयारी करता है। नशे की हालत में सैम कहता है कि वह दोबारा उस बंद कमरे में नहीं जाना चाहता।
थोड़ी देर बाद वह पुलिस की गाड़ी में ही सो जाता है और दूसरी ओर ली भी इस बार फिर से नींद में चली जाती है। इस बार ली यह तय करती है कि वह पुलिस को कॉल नहीं करेगी बल्कि खुद उस बम रखने वाले को ढूंढेगी। इसके लिए सैम और ली एक झगड़े का नाटक करते हैं और उस संदिग्ध लड़के के पास जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही मौका मिलता है सैम उसके बैग की तलाशी लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी समय समाप्त हो जाता है। अगली बार ये दोनों एक झूठे फोटो खींचने के आरोप में उस लड़के से भिड़ जाते हैं और उसके बैग की जांच करने का मौका निकालते हैं। तभी उस लड़के को अस्थमा का अटैक पड़ता है। उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो जाती है, मानो वह मरने ही वाला हो। इसके बावजूद वह किसी को अपना बैग नहीं दिखा रहा होता है। तभी उस लड़के ने बैग में हाथ डाला और अचानक धमाका हो गया। इस बार सैम और ली को पहले से पता था कि बम किसके बैग में है, इसलिए वे उसे बस में चढ़ने ही नहीं देते। जब वे उसका बैग चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसमें तो एक बिल्ली है। क्योंकि पालतू जानवरों को बस में लाना मना था, वह उसे छिपा कर ले जा रहा था। बम न मिलने पर ये दोनों बहाना बना देते हैं कि इनका बैग चोरी हो गया है, जो हूबहू उसी लड़के के बैग जैसा था। ये लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक फिर से ब्लास्ट हो जाता है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट था, बम किसी और के पास था। ली कुछ सोचकर मुस्कुराने लगती है। सैम पूछता है कि वह क्यों मुस्कुरा रही है तो ली बताती है, जब मैंने तुम्हें बस से उतारा था तब तुम मेरे साथ इस टाइम लूप में फंस गए थे। अब हमने उस लड़के को बचा लिया है तो इसका मतलब शायद वह भी हमारे साथ इस लूप में फंस जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम एक टीम बनकर उस बमर को ढूंढ सकते हैं। सैम जवाब देता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उधर उस लड़के को न्यूज के जरिए पता चलता है कि जिस बस में वह जाने वाला था उसी में धमाका हुआ है। वह खुद को बहुत भाग्यशाली मानता है और मन ही मन सैम और ली का धन्यवाद करता है। बस में मारे गए सभी लोगों के परिवारजन पुलिस स्टेशन आए हुए होते हैं। तभी वह लड़का भी वहाँ इन दोनों को ढूंढते हुए पहुँच जाता है। वह इनसे पूछता है, क्या तुम्हें पहले से पता था कि बस में धमाका होने वाला है? इस पर सैम और ली मना कर देते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर साफ झलक रहा होता है कि वे झूठ बोल रहे हैं। इसलिए जब वह लड़का पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है तो ली उसे रोकते हुए कहती है कि यह बात समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ यह सच है कि उन्हें पहले से पता था कि धमाका होने वाला है। पूरी बात समझने के लिए वह लड़का इन्हें अपने घर ले आता है। हालांकि यह घर उसका खुद का नहीं होता बल्कि किराए पर लिया हुआ होता है, वो भी अपने घर वालों से छुपाकर, क्योंकि उसकी मॉम को बिल्लियां बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर सैम और ली अब उसे सब कुछ विस्तार से समझाने लगते हैं ताकि जब वह भी अगले दिन टाइम लूप में फंसे तो उसे दोबारा सारी बात समझाने की जरूरत न पड़े। सारी बातें सुनने के बाद वह लड़का तुरंत ही इन पर विश्वास कर लेता है। असल में उसने इस तरह की कई फिल्में देखी होती हैं और उसने इस विषय पर रिसर्च भी की होती है। जब वे वहाँ से जाने लगते हैं तो ली उससे पूछती है, अगर कल तुम्हें कुछ याद न रहे तो मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊंगी? उसका नाम वैसे तो काफी लंबा होता है, लेकिन शॉर्ट में वह खुद को लूडी कहलाना पसंद करता है। इसके बाद लूडी अपने किराए के घर लौट जाता है और सैम और ली एक होटल में रुक जाते हैं। घर में लूडी की माँ को उसके कपड़ों पर बिल्ली के बाल मिलते हैं, जिससे वह नाराज होकर उसे डांटना शुरू कर देती है। लूडी रोने लगता है क्योंकि आज वह मरते मरते बचा है और अगर वह मर गया होता तो उसकी बिल्लियों का कौन ध्यान रखता। यह सोचकर वह और भी भावुक हो जाता है। वह अपने कमरे में जाकर आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ सब कुछ अपनी डायरी में लिखने लगता है। दूसरी ओर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही होती है। उन्हें कुछ बातें अजीब लगती हैं, इसीलिए वे लूडी को फोन करके उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। लूडी अपने डैड के साथ वहां पहुंचता है। इधर उसके घर में उसकी मॉम उसकी डायरी पढ़ लेती है और उसमें लिखी बातें देखकर वह बहुत घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ होटल में सैम और ली इंटरनेट पर उस व्यक्ति के बारे में जानकारी ढूंढ रहे होते हैं और अब उन्हें उस संदिग्ध आदमी के बारे में कुछ अहम सुराग मिल जाते हैं, जिसके पास एक बोरा था। वह व्यक्ति पहले एक एक्सीडेंट के केस में जेल जा चुका था और अभी अभी छूटा है। तभी सैम, ली और लूडी को भी पुलिस का कॉल आता है। जब लूडी से पूछताछ होती है तो वह सिर्फ वही जानकारी देता है जो जरूरी होती है। वह टाइम लूप या बम के बारे में कुछ भी नहीं बताता, मगर जैंग को समझ आ जाता है कि वह कुछ न कुछ छुपा रहा है। इसके बाद जैंग ली और सैम से भी सवाल जवाब करता है। तभी वहाँ लूडी की माँ पहुँचती है अपने बेटे की डायरी लेकर। डायरी देखने के बाद जैंग को पूरी सच्चाई पता चल जाती है और ये तीनों झूठे साबित हो जाते हैं। अब यहाँ से कहानी उस मोड़ पर जाती है जहाँ हमें बस में मौजूद सभी यात्रियों की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिन्हें हम बहुत संक्षेप में जान पाते हैं। सबसे पहले वो आदमी जिसके पास बोरा था। शुरुआत में यही लगता है कि बम उसी के पास होगा, लेकिन असल में वह अपने बेटे से मिलने जा रहा था। उस बोरे में तरबूज थे जो उसके बेटे को बहुत पसंद है। दूसरा वह आदमी जिसके पास बड़ा सा सूटकेस था। सबको शक होता है कि वही बॉम्बर हो सकता है, लेकिन जब उसका सूटकेस देखा जाता है तो उसमें घर का सामान निकला। असल में वह व्यक्ति इतना गरीब है कि कमरे का किराया भी नहीं दे सकता, इसलिए अब वह अपने गांव लौट रहा है। तीसरी वह महिला जिसके पास ढेर सारी दवाइयाँ थी। उस पर शक करना बेकार होता है क्योंकि उसका बैग बहुत छोटा होता है और उसमें बस जरूरत की दवाइयाँ होती है। अब बचे सिर्फ
दो लोग, एक है वो पहलवान जैसा आदमी और दूसरा वह जो हर जगह वीडियो रिकॉर्ड करता है। माना जा रहा है कि वह कोई ब्लॉगर है। अब बचती है एक ओल्ड लेडी जिसके पास सिर्फ एक पन्नी है। अगली बार सैम और ली उसी को चेक करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ली को उम्मीद थी कि वह लड़का भी उनके साथ टाइम लूप में फंस जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले दिन जब वह बस में आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। हालांकि ली और सैम उसका पूरा नाम लेकर हर बार उसकी मदद ले ही लेते थे, क्योंकि अब सिर्फ उस ओल्ड लेडी का सामान चेक करना बाकी रह गया था। जैसे ही बस रुकती है, सैम उस महिला की पन्नी उठाकर बस से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह ओल्ड लेडी जिसकी पन्नी में एक प्रेशर कुकर होता है अचानक उसका लीवर खींच देती है, जिससे भीषण धमाका हो जाता है। ली और सैम ने इतनी मेहनत से हर एक पैसेंजर की जांच की थी, हर संदेह की दिशा में सोचा था, लेकिन यह तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बम रखने वाला शख्स वही बुजुर्ग महिला हो सकती है। उस महिला की असली कहानी क्या है यह हम आगे जानेंगे, पर उससे पहले देखते हैं कि अब ली और सैम क्या करने वाले हैं। अब जब उन्हें यह साफ पता है कि बम ओल्ड लेडी के पास ही है, तो वे दोनों एक बहाना बनाकर उसकी सीट तक पहुंचते हैं। जैसे ही मौका मिलता है, सैम प्रेशर कुकर को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह ओल्ड लेडी जिसका नाम लड़न होता है अचानक एक चाकू निकाल लेती है और सबसे पहले सैम पर और फिर ली पर बेरहमी से हमला कर देती है। उसके बाद वह फिर से बम ब्लास्ट कर देती है, जिससे खुद के साथ बस में मौजूद सभी यात्रियों को भी खत्म कर देती है। ये सब कुछ देखने और भुगतने के बाद ली और सैम दोनों अंदर से डर से कांपने लगते हैं। ली तो रोने लगती है क्योंकि उन्होंने लड़न को बस एक मासूम सी बूढ़ी महिला समझने की गलती कर दी थी। थोड़ी देर बाद इन दोनों ने फिर से एक बार प्रयास करने का निश्चय किया, लेकिन इस बार गलती से सैम के हाथों लड़न का खून हो जाता है और यह सब बहुत से लोगों की नजर में आ जाता है। सैम ली को लेकर वहाँ से भागने लगता है। इन्हें लगता है कि अब तो बस आगे नहीं जाएगी और न ही बम फटेगा, मगर तभी बस में मौजूद कोई और व्यक्ति उस प्रेशर कुकर का लीवर खींच देता है। यानी साफ है कोई और भी लड़न के साथ मिला हुआ था। अब सैम ने किसी को मार दिया है और बम ब्लास्ट होने से पहले ये दोनों वहाँ से निकल चुके होते हैं। पुलिस अब हर जगह इन्हें तलाश रही है। छिपने के लिए ये दोनों लूडी के किराए के घर चले जाते हैं, लेकिन जब ली सैम के लिए भेस बदलकर दवा लेने बाहर निकली थी, तभी उसकी नजर जैंग पर पड़ती है, जो अपनी टीम के साथ इन्हें ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच चुका होता है। फिर सैम ली को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला जाता है। यहाँ भी वे ज्यादा देर नहीं रुकते और लड़न के बारे में जितना भी संभव हो जानकारी इकट्ठा करते हैं। अगली बार जब ये दोनों टाइम लूप में फिर से जागते हैं, तो ये तय करते हैं कि इस बार मोबाइल पर सब कुछ लिखकर बाकी यात्रियों को समझाएंगे कि उन्हें क्या करना है। लेकिन मदद करने के बजाय लोग डर के मारे बस से उतरने लगते हैं। ये देखकर ली को समझ आ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और तभी एक बार फिर लड़न लीवर खींच देती है। अगली बार ये केवल लूडी और एक भरोसेमंद आदमी को सारी बात बताते हैं। ली बस ड्राइवर के पास जाकर बहुत धीरे से समझाती है कि जब वह इशारा करे तभी बस को रोक दे। उधर सैम, लूडी और वह भरोसेमंद आदमी मिलकर लड़न को पकड़ लेते हैं। अब वह बम ब्लास्ट नहीं कर सकती। ली ड्राइवर को इशारा करती है कि बस रोक दे, लेकिन तभी लड़न चिल्ला उठती है कि बस को बिल्कुल मत रोको और इन सबको मरने दो, तभी उसका बदला पूरा होगा। यह देखकर ली और सैम समझ जाते हैं कि ड्राइवर भी लड़न के साथ मिला हुआ है। असल में यह दोनों बस ड्राइवर और लड़न पति पत्नी है। इस बार ली सीधे बस ड्राइवर के पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और लड़न एक बार फिर धमाका कर देती है। अब ली और सैम बस से उतरकर इस ड्राइवर और उसकी पत्नी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने निकलते हैं। सबसे पहले वे बस स्टैंड पर जाकर ड्राइवर का पता लेते हैं। फिर एक जानने वाले से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि उस ड्राइवर का नाम वैंग है और वह एक बहुत अच्छा इंसान माना जाता है, लेकिन उसकी पत्नी लड़न थोड़ी मानसिक रूप से अस्थिर बताई जाती है। अब इनका सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें इतने खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है? इस सच्चाई को जानने के लिए अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। ये दोनों सीधे पुलिस के पास जाकर जैंग को अब तक की सारी सच्चाई बता देते हैं कि किस तरह वे बार बार एक टाइम लूप में फंस रहे हैं, बम ब्लास्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार नाकाम हो जा रहे हैं। हालांकि पुलिस को इनकी बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये लोग जो भी जानकारी दे रहे थे वो सारी बातें धीरे धीरे सच साबित हो रही थी, इसलिए पुलिस अब ड्राइवर वैंग की पड़ताल शुरू कर देती है। इन्हें पता चलता है कि 5 साल पहले वैंग की बेटी का उसी सड़क पर एक्सीडेंट हो गया था और वो भी ठीक उसी समय पर जिस वक्त हर बार बम ब्लास्ट होता है। बस के पुराने सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि वह लड़की जबरदस्ती बस से उतरने की कोशिश कर रही थी और जब वह जल्दी में नीचे उतरी तभी सड़क पर दुर्घटना हो गई। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस बस से वह एक्सीडेंट हुआ उसके ड्राइवर को छोड़ दिया गया क्योंकि तकनीकी रूप से वह गलती उसकी नहीं मानी गई। अब कहानी की परतें खुलने लगी थीं। इस बार सैम कैप्टन जैंग का पर्सनल नंबर भी ले लेता है ताकि वो जब चाहे सीधे उसे कॉल कर सके। बस में वापस आने के बाद ली उस ओल्ड लेडी लड़न का फोटो
फोटो खींचती है और उसकी सारी डिटेल्स के साथ उसे जैंग को मैसेज कर देती है। इसके बाद सैम और ली किसी तरह बस को थोड़ी देर के लिए लेट करवा देते हैं। पुलिस तुरंत अलर्ट हो जाती है और अगले स्टॉप पर सिविल ड्रेस में तैनात हो जाती है, लेकिन इस बार वैंग बस ड्राइवर का काफी समय सैम और ली ने पहले ही बर्बाद कर दिया था, इसलिए वह बस को अगले स्टॉप पर रोके बिना ही सीधे आगे ले जाता है। असल में उसकी बेटी का एक्सीडेंट जहां हुआ था वहीं पहुंचकर बम ब्लास्ट करना वैंग और लॉरेन के प्लान का हिस्सा था। उनकी बेटी की असली कहानी क्या है ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर, पुलिस वाले पूरे रोड को ब्लॉक कर देते हैं और किसी तरह बस को रोकने में सफल हो जाते हैं। क्योंकि अब समय बहुत कम था, सैम फौरन बस का कांच तोड़ता है और बम को जैंग की ओर फेंकता है ताकि वो उसे डिस्पोज कर सके। जैंग अपनी पूरी बहादुरी दिखाते हुए उस बम को उठाकर पानी में फेंक देता है, लेकिन बम उसी समय ब्लास्ट हो जाता है। इस विस्फोट में जैंग गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन इस बार कोई और नहीं मरता। अब जब वैंग और उसकी पत्नी लॉरेन को पकड़ लिया जाता है तो पुलिस उनसे पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर वे दोनों कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देते हैं। कुछ समय बाद खबर मिलती है कि कैप्टन जैंग नहीं बच पाए। ये सुनकर सैम और ली बेहद दुखी हो जाते हैं। जैंग का साथी माइक अब सैम और ली से पूछता है, तुम दोनों को बम के बारे में कैसे पता चला और तुम्हारे पास जैंग का पर्सनल नंबर कहाँ से आया? लेकिन अब सैम और ली जानते हैं कि अगर वे कुछ भी कहेंगे तो शायद फिर कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा और हो सकता है इस बार टाइम लूप सच में खत्म हो चुका हो, क्योंकि इस बार बस ब्लास्ट नहीं हुआ। ऐसा लगने लगा था कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी भी कुछ और रहस्य बाकी थे। इसके बाद हमें वैंग को दिखाया जाता है जो अपना मोबाइल गाड़ी में भूलकर किसी काम से बाहर चला गया होता है। इस दौरान उसकी बेटी का कई बार फोन आया, लेकिन वो कॉल्स अटेंड नहीं हो पाए क्योंकि वैंग तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। कुछ समय बाद जब वैंग वापस आता है तो उसे तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। असल में उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो चुका होता है। लॉरेन गहरे सदमे में होती है। उनका कहना होता है कि जो भी इस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है उसे सजा मिलनी चाहिए, मगर पुलिस बताती है कि यह एक सामान्य सड़क हादसा था और इसमें किसी की सीधी गलती नहीं मानी जा सकती। लॉरेन बेहद भावुक हो जाती है और अपने ही पति वैंग पर इल्जाम लगाती है कि अगर उसने सही वक्त पर फोन उठा लिया होता तो शायद उनकी बेटी आज जिंदा होती। इसके बाद कहानी वर्तमान में लौटती है जहां ली अस्पताल में भर्ती होती है और उससे मिलने उसकी टीचर आती है। बातों बातों में वे वैंग की बेटी के बारे में चर्चा करती है। टीचर ली को उस समय के माहौल के बारे में बताती है और एक ग्रुप का जिक्र करती है जिसमें उस दौर के सभी स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे। टीचर बताती है कि एक एक्सीडेंट के बाद किसी ने उस ग्रुप में एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था, आजकल बस में जाना सेफ नहीं है क्योंकि वहाँ बदतमीजी होती है। अब यह सवाल उठता है कि उसने ऐसा क्यों लिखा था। इसका जवाब जानने के लिए ली और सैम माइक को साथ लेकर उस लड़की के घर पहुँचते हैं जिसने वो पोस्ट की थी। पहले तो वह लड़की डर जाती है, लेकिन जब उसे समझाया जाता है कि उसे कुछ नहीं होगा तब वह बताने लगती है कि उस दिन बस में असल में क्या हुआ था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वैंग की बेटी भी उसी 45 नंबर बस में सफर कर रही थी और अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। यहाँ पर वही लड़की भी बस में मौजूद थी जो अपनी सेल्फी ले रही थी। तभी उसकी नजर पड़ती है कि एक आदमी वैंग की बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है। वह फौरन उस पल की तस्वीर खींच लेती है, लेकिन उस आदमी की नजर उस पर पड़ जाती है। डर के मारे वह लड़की अगले स्टॉप पर बस से उतर जाती है। वह पुलिस के पास जाने ही वाली थी, मगर फोन पर उसकी माँ उसे समझाती है कि उसे ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। घर पहुँचने के बाद वह उस फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का सोचती है, लेकिन तभी वह कुछ समान पोस्ट्स देखती है जिनमें यह साफ होता है कि ऐसे मामलों में लोग पीड़िता का साथ देने के बजाय उल्टा उसी को गालियां देते हैं। इसलिए वह पोस्ट नहीं करती, मगर वह फोटो अपने क्लाउड पर सेव कर लेती है। प्रेजेंट में वह लड़की सैम, ली और माइक को वह फोटो दिखाती है। साथ ही यह भी बताती है कि वह फोटो क्लाउड पर सेव है। ली और सैम उसका क्लाउड पासवर्ड याद कर लेते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वे उस फोटो को कभी भी एक्सेस कर सकें। अगली बार जब टाइम लूप शुरू होता है सिर्फ ली ही जागती है, सैम किसी कारण से नहीं जागता। वैसे भी पहले के कई लूप्स में ऐसा हो चुका था कि सैम कभी कभी देर से जागता था, इसलिए ली ज्यादा घबराती नहीं है। वह तुरंत बस की फोटो खींचकर उसकी सारी डिटेल्स के साथ कैप्टन जैंग को मैसेज कर देती है। इसके बाद वह बाकी यात्रियों को वो मैसेज दिखाकर उन्हें भी सचेत करती है। इस तरह पुलिस रोड ब्लॉक करके बस का पीछा करना शुरू करती है। बस के अंदर मौका पाकर ली, लूडी और उनके साथी लॉरेन को पकड़ लेते हैं। बम फटने में अब कुछ ही सेकंड बचे होते हैं। वैंग अब बस को फुल स्पीड से भगाने लगता है, लेकिन पुलिस ने आगे का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया होता है। वैंग बेतहाशा कोशिश करता है किसी भी तरह आगे निकलने की, मगर वह रास्ता पार नहीं कर पाता और फिर वह प्रेशर कुकर का लीवर खींचने ही वाला होता है, मगर तभी ली वैंग को वह फोटो दिखाती है जिसमें उसकी बेटी के साथ बदतमीजी करने वाला व्यक्ति साफ नजर आ रहा था। ली कहती है, आपकी बेटी को अब पूरा इंसाफ मिलेगा। उसी समय कैप्टन जैंग भी बस के अंदर पहुंच जाता है और वह भी वैंग से वादा करता है कि वह उसकी बेटी का केस फिर से खुलवाएगा। सैम घड़ी में समय देखता है। अब बम फटने में
बहुत कम वक्त बचा होता है, मगर अब क्योंकि वैंग और उसकी पत्नी लड़न को वो सच्चाई और न्याय मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी, वे खुद ही जैंग को बम सौंप देते हैं। इस बार जैंग बम को समय रहते पानी में फेंक देता है और धमाके के बावजूद न तो कोई मारा गया और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। वैंग और लड़न को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन इस बार लड़न अपनी बेटी की आत्मा को देखती है जो शांत और मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, मानो उसे भी अब न्याय मिल गया हो। अब कहानी वापस जाती है उस दिन पर जिस दिन वह दुखद हादसा हुआ था। असल में वो आदमी जो पिछले कई दिनों से वैंग की बेटी को बस में परेशान कर रहा था, उस दिन भी उसने वही किया। बेटी ने यह बात बस में मौजूद लोगों को बताई, मगर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, न कोई बोला, न कोई सामने आया। थक हार कर उसने अपने डैड वैंग को कॉल किया, मगर वैंग ने भी कॉल नहीं उठाया क्योंकि वह उस समय गाड़ी से बाहर गया हुआ था। जल्दबाजी में जब वह लड़की बस से उतरने लगी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। इस गहरे दुख में वैंग और लड़न ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। 5 सालों तक इस पीड़ा को झेलने के बाद उन्होंने एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाया जिसमें वे उसी 45 नंबर बस को ब्लास्ट करके आत्महत्या करना चाहते थे। साथ ही उन तमाम यात्रियों को भी मारना चाहते थे जो उस दिन की तरह बस में चुपचाप बैठे रहते हैं, कभी किसी की मदद नहीं करते। अगर उस दिन बस में मौजूद किसी एक व्यक्ति ने भी उसकी बेटी की बात सुनी होती तो शायद ये सब नहीं होता। वर्तमान में हम देखते हैं कि कैप्टन जैंग उन दोनों से ये पूछता है, तुम लोगों को मेरा पर्सनल नंबर और इतनी सारी जानकारी कैसे मिली? अब कहानी उस अंतिम मोड़ पर आ चुकी है जहाँ सच्चाई, समय और पछतावा तीनों आमने सामने खड़े हैं। ये दोनों सैम और ली जैंग के सवाल पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। जैंग मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, जब भी तुम्हारा मन करे तब आकर बता सकते हो, और वैसे भी तुम जैसे जिम्मेदार लोग मुझे बहुत पसंद हैं। इसीलिए जैंग सैम और ली को इतनी आसानी से जाने देता है, और अगर कभी सैम और ली उसे सारी सच्चाई बता भी दें तो वो यकीन करेगा या नहीं, यह पूरी तरह उसकी सोच और समझ पर निर्भर करेगा। इसके बाद सैम और ली अपने अपने घर लौट जाते हैं और सो जाते हैं। इन दोनों को पूरी उम्मीद होती है कि इस बार यह टाइम लूप सच में खत्म हो गया है। इसके बाद स्क्रीन पर एक नया सवेरा दिखाया जाता है। सैम अपने बिस्तर पर उठता है और बहुत खुश होता है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब यह टाइम लूप टूट चुका था। सैम ली को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजता है। इतने दिनों तक इस टाइम लूप में साथ रहकर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। पुलिस द्वारा एक समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें सभी बस पैसेंजर्स को धन्यवाद और सम्मान देने के लिए बुलाया जाता है। स्टेज पर बुलाकर सभी को सम्मान पत्र और करीब 3 लाख रुपए का चेक भी दिया जाता है। इसके बाद हमें उस असली अपराधी को दिखाया जाता है जिसने वैंग की बेटी के साथ बदतमीजी की थी। अब वह अपने ऑफिस में होता है और तभी पुलिस वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। न्याय आखिरकार पूरा होता है और यह कहानी न सिर्फ एक रहस्य का अंत बल्कि एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। जेल में जब वैंग उस आदमी को देखता है जिसने उसकी बेटी के साथ बदतमीजी की थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे अब वह उसे जेल में भी उसकी हरकतों की असली सजा दिलवाएगा। इसके बाद हमें बस में मौजूद सभी यात्रियों की खुशहाल जिंदगी दिखाई जाती है। वो आदमी जो तरबूज लेकर अपने बेटे से मिलने जा रहा था अब सचमुच उसके ऑफिस पहुंचता है और सभी लोग मिलकर तरबूज खाते हैं। माहौल एकदम भावुक और हंसी खुशी से भर जाता है। लूडी जिसने अपने घर वालों से छुपकर बिल्लियों को पाला था अब अपनी माँ को भी मना चुका है और अब उन्हें बिल्लियों से कोई परेशानी नहीं। वो आदमी जिसके पास काम नहीं था अब उसने अपनी नई शुरुआत की है और वह डिलीवरी बॉय का काम करने लगा है। इस तरह सभी पात्रों की जिंदगी में सुकून और नई शुरुआत दिखाई जाती है। लास्ट सीन में सैम और ली वैंग की बेटी की कब्र पर फूल चढ़ाने आते हैं। दोनों शांत हैं, भावुक हैं, लेकिन संतोष से भरे हुए। आगे चलकर सैम और ली की शादी हो जाएगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।